नमस्कार, शाम के 4 बज चुके हैं और वक्त हो चला है 4 के चक्रव्यूह का। मैं हूं आपके साथ ऋतु तिवारी पोखरियाल। बुलेटिन की शुरुआत प्रयागराज की खबर के साथ करेंगे, जहां पर अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन ने ज्वाइन की है बीएसपी। कार्यकर्ता सम्मेलन में ज्वाइन की बीएसपी पार्टी। तो घनश्याम चंद्र खरवार ने शाइस्ता परवीन को दिलाई सदस्यता। अतीक अहमद के दर्जनों समर्थकों ने भी सदस्यता ली। तो महापौर के टिकट पर चुनाव भी लड़ सकती है शाइस्ता। तो अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन ने बीएसपी ज्वाइन कर ली है। तो ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जिस मंच पर शाइस्ता परवीन ने बीएसपी पार्टी ज्वाइन की है। कार्यकर्ता सम्मेलन में ये पार्टी ज्वाइन की शाइस्ता ने। तो घनश्याम चंद्र खरवार ने शाइस्ता परवीन को सदस्यता दिलाई। अतीक अहमद के दर्जनों समर्थकों ने भी सदस्यता ली। और ज्यादा जानकारी के साथ प्रयागराज से संवाददाता विवेक पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, जहां पर एक तरफ अतीक अहमद की लगातार मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, शिकंजा है सरकार का, दूसरी तरफ देखिए शाइस्ता परवीन बीएसपी में शामिल हुई हैं। जी बिल्कुल, जिस तरीके से ये लगातार कयास लगाया जा रहा था कि अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन बीएसपी में शामिल होंगी, और आज उन्होंने बीएसपी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। अतीक अहमद के दर्जनों समर्थकों के साथ उन्होंने आज सदस्यता ग्रहण की है। लेकिन जिस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम घटा है, इससे पहले की अगर बात करें तो लगातार, अगर बहन जी की बात करें, मायावती की बात करें, तो मायावती से अतीक अहमद के रिश्ते अच्छे नहीं थे। 1995 में गेस्ट हाउस कांड के बाद लगातार जिस तरीके से सलाखों के पीछे भेजा, उनके भवन को निर्माणाधीन भवन को तोड़ा गया है मायावती के द्वारा उनके शासनकाल में। उसके बाद अब शाइस्ता परवीन का बीएसपी में शामिल होना, निश्चित तौर पर यही लोग कयास लगा रहे हैं, यही कह रहे हैं कि जिस तरीके से दो दुश्मन पहले से अब वो एक हो गए हैं, और आगे अब उनकी शहर की मेयर पद पर चुनाव लड़ने की भी तैयारी बताई जा रही है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया विवेक इस जानकारी को देने के लिए। और अब खबर मुंबई से है, जहां पर सीएम योगी ने उद्योगपतियों को संबोधित किया है। यूपी भारत की विरासत की जननी है, सीएम योगी ने ये बड़ी बातें कही। उत्तर प्रदेश भारत का हृदय स्थल है, देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, भारत को G20 का नेतृत्व मिला है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय मुंबई के दौरे पर हैं और आज दूसरा दिन है, और इस दौरान ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर उद्योगपतियों से संवाद करते हुए तो थोड़ी ही देर में रोड शो में भी सम्मिलित होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। और शाम 6 बजे तमाम निर्माताओं, निदेशकों और कलाकारों के साथ भी संवाद करेंगे, बैठक करेंगे, मुलाकात करेंगे। तो लगातार मिशन निवेश को लेकर उत्तर प्रदेश की सरकार अब प्रदेशों में अब ये मुहिम चलाने जा रही है, और अलग अलग प्रदेशों में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, और उत्तर प्रदेश में होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में निमंत्रित किया जा रहा है। और देखिए, बड़ी संख्या में उद्योगपति पहुंचे हुए थे, उद्योगपतियों का जमावड़ा देखने को मिला था। कई उद्योगपतियों से मुलाकात की उन्होंने। तो स्मिता मोहंती महाप्रबंधक नाबार्ड और आशीष चौहान एमडी और सीईओ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ये वो नाम है, ये वो उद्योगपति हैं जिनसे सीएम योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात की है। देखिए, बहुत सारे ऐसे उद्योगपति थे जिनसे व्यक्तिगत तौर पर इस कार्यक्रम के शुरू होने से पहले ही उन्होंने मुलाकात की थी। और अजय खुराना, कार्यकारी निदेशक बैंक ऑफ बड़ौदा, इनसे भी मुलाकात की। दिनेश खारा, सीएमडी एसबीआई, ये वो उद्योगपति है जिनसे सीएम योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात की। और देखिए, उत्तर प्रदेश में निवेश को लेकर इन्हें आमंत्रित किया। उत्तर प्रदेश की खासियत बताई कि वातावरण और निवेश के लहजे से उत्तर प्रदेश किस तरह बेहतर है अन्य प्रदेशों से ज्यादा। पिछले 8 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में देश के अंदर जो कार्य हुआ है हम सबके सामने है। उत्तर प्रदेश ने भी पिछले 6 वर्ष के अंदर इन सभी सुविधाओं का बेहतर लाभ लिया है। उत्तर प्रदेश देश के अंदर सबसे अच्छी फर्टाइल लैंड रखता है।
अगर आप कृषि और कृषि से संबंधित क्षेत्र में ही अगर देखेंगे, हमारे पास देश के अंदर की कुल एग्रीकल्चर की जो लैंड है उसमें से 11% हिस्सा यूपी के पास है। लेकिन अगर हम खाद्यान्न उत्पादन की बात करते हैं तो देश के कुल खाद्यान्न उत्पादन का 20% उत्पादन अकेले उत्तर प्रदेश देता है। ये उत्तर प्रदेश, और मैं मानता हूं अभी कि अगर हम इस दिशा में थोड़ा प्रयास और कर लेंगे तो जितनी अभी तक हमारा खाद्यान्न उत्पादन है इसमें 3 गुना वृद्धि करने की सामर्थ्य अभी उत्तर प्रदेश रखता है, और यह उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोग वर्तमान में कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश फूड प्रोसेसिंग का एक बहुत बड़ा हब बन सकता है। प्रचुर जल संसाधन हमारे पास है, दुनिया की सबसे अच्छी उर्वरा भूमि हमारे पास है, डेयरी सेक्टर में अनंत संभावनाएं उत्तर प्रदेश के अंदर है। उत्तर प्रदेश ने कानून व्यवस्था कैसे होनी चाहिए, 2017 के पहले या उससे पहले भी आपको अनुभव मिला होगा, देखे होंगे आप लोग। हर दूसरे तीसरे दिन एक दंगा होता था। 2017 से 2022 के बीच में यूपी में कोई दंगा नहीं हुआ, एक भी दंगा ना होना। कहीं भी कोई सुरक्षा में सेंध लगाने की बात तो बहुत दूर है, कोई उधर सोच भी नहीं सकता है। आज ये स्थिति उत्तर प्रदेश के अंदर। और अब खबर नोएडा से है, जहां पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक कोविड अस्पताल पहुंचे हैं। औचक निरीक्षण करने ब्रजेश पाठक पहुंचे अस्पताल। कोविड को लेकर तैयारियों का लिया जायजा, बेड, ऑक्सीजन और स्टाफ के बारे में ली जानकारी। सेक्टर 39 स्थित कोविड अस्पताल पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ की बैठक। तो एक्शन में इस वक्त स्वास्थ्य मंत्री डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक है, और तमाम अस्पतालों को लेकर जिस तरह से निर्देश दिए गए थे कि कोविड को लेकर आप पहले से ही तैयार रहिए। और देखिए, इसी के औचक निरीक्षण में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पहुंच चुके हैं। सेक्टर 39 में ये कोविड अस्पताल है, जहां पर क्या कुछ इंतजाम है इसके बारे में जानने के लिए, देखने के लिए, औचक निरीक्षण करने डिप्टी सीएम पहुंचे हैं। तो औचक निरीक्षण करने ब्रजेश पाठक पहुंचे अस्पताल, और इस दौरान बेड, ऑक्सीजन और स्टाफ को लेकर तमाम जानकारी ली, जायजा लिया। और क्या स्थिति है, तैयारी को लेकर कितना तैयार इस वक्त ये कोविड अस्पताल है, इसको जानने का प्रयास किया। तो स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए भी नजर आए। स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक है। कोविड को लेकर के दुनिया के अन्य देशों में आ रही खबरों को देखते हुए हम मेरठ मंडल के आज सभी चिकित्सा विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक करके सरकार की तैयारियों के विषय में इनसे चर्चा करेंगे। और चूंकि कोविड जब भी आता है तो एनसीआर में ज़्यादा दिक्कत होती है, तो मेरठ मंडल में आज हम बैठ रहे हैं। कोविड की तैयारियों के साथ साथ जो अन्य हमारे हॉस्पिटल्स हैं उनके इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, चिकित्सकों की तैनाती के बारे में, उपकरणों के बारे में, दवाइयों की उपलब्धता के बारे में हम बिंदुवार आज समीक्षा करेंगे। अभी हमने जनप्रतिनिधियों के साथ और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की है, और बैठक करके हर स्थिति में हम उत्तर प्रदेश में सभी लोगों को उच्च कोटि की स्वास्थ्य व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए लगातार हम काम कर रहे हैं, कृतसंकल्प है। मेरठ और ज्यादा जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ निशांत शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निशांत, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक इस वक्त कोविड अस्पताल में मौजूद और तमाम उन तैयारियों का जायजा लिया, निरीक्षण किया, और कहीं ना कहीं किस तरह से इंतजाम है कोविड को लेकर। और देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने यही कहा कि दिल्ली एनसीआर में ज्यादातर जब मामले सामने आते हैं तो ज्यादा से ज्यादा मामले इधर ही के होते हैं, और इसी को देखते हुए हॉस्पिटल को तैयार रहना बेहद जरूरी है। कोविड को देखते हुए अलर्ट है। हालांकि इसको देखते हुए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक खुद नोएडा कोविड अस्पताल पहुंचे। उन्होंने वहां का दौरा किया, निरीक्षण किया, जायजा लिया, अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। वहीं मेरठ मंडल के जितने भी चिकित्सा सीएमओ जो हैं, चिकित्सा अधिकारी हैं, उनको साफ तौर पर उनके साथ बैठक की। समीक्षा बैठक करने के बाद उनको सख्त दिशा निर्देश दिए कि जिस तरीके से कोविड के जो केस आने शुरू हुए हैं उस पे कहीं ना कहीं उनका नियमों का पालन किया जाए।
और कहीं ना कहीं वो गाइडलाइन पालन किया जाए और इनको नियंत्रण किया जाए। तो जिसको देखते हुए नोएडा आज डिप्टी सीएम पहुंचे और कोविड अस्पताल का दौरा करने के बाद, निरीक्षण करने के बाद अधिकारियों से बैठक कर दिशा निर्देश दिए गए। निशांत, इसके अलावा कितने दिन तक नोएडा में मौजूद रहेंगे डिप्टी सीएम? इसके अलावा भी अस्पतालों का निरीक्षण कर सकते हैं और इसके साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि कोविड के अलावा भी और कई सारे ऐसे मामले हैं जिसका जिक्र किया जा सकता है। देखिए, सुबह डिप्टी सीएम पहुंचे और पहुंचने के बाद उन्होंने वहां निरीक्षण करने के बाद अधिकारियों से लगभग 1 घंटा बैठक की और बैठक करने के बाद वहां से रवाना हो गए हैं। हालांकि साफ तौर पर अधिकारियों को, जो चिकित्सा विभाग के जो अधिकारी हैं, सीनियर अधिकारी, उनको दिशा निर्देश दिए गए हैं कि किसी प्रकार की कोई भी लापरवाही न बरती जाए। इसके दौरान में नोएडा सीएमओ, गाजियाबाद सीएमओ, मेरठ सीएमओ, बागपत सीएमओ और बुलंदशहर सीएमओ, हापुड़ सीएमओ, सभी जो चिकित्सा विभाग के अधिकारी हैं वो यहाँ पर समीक्षा बैठक के दौरान यहाँ पर मौजूद रहे और उनको दिशा निर्देश दिए गए। ठीक है निशांत, बहुत शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में हाई अलर्ट जारी हुआ है। तेंदुए की तलाश में 12 टीमें लगी हैं। एहतियातन बरतने की आवश्यकता है। लगातार 14 घंटे से रेस्क्यू जारी है। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में 1 हफ्ते से अधिक समय बीत चुका है, लेकिन फिर भी तेंदुए का अभी तक रेस्क्यू नहीं किया गया है। वन विभाग की टीम सोसाइटी के आसपास तेंदुए को पकड़ने के लिए जाल बिछा चुकी है। वन विभाग के अधिकारी ने सभी सोसाइटी के निवासियों को बाहर न निकलने की हिदायत दी है। तेंदुए के डर के कारण सोसाइटी के लोग अपने बच्चों को स्कूल भेजने से कतरा रहे हैं। तो डीएफओ प्रमोद श्रीवास्तव ने कहा कि 7 टीमें इसमें काम कर रही हैं। 2 रात में हम यहां पर ही थे। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आज उसे रेस्क्यू कर लिया जाए। तो लगातार एहतियात बरतने के आदेश दिए गए हैं। लगातार 14 घंटे से रेस्क्यू जारी है, लेकिन अभी तक तेंदुए का पता नहीं चल पाया है। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में हाई अलर्ट है। तो तेंदुए की तलाश में 12 टीमें लगाई गई हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ प्रिया राणा हमारे साथ, हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। प्रिया, क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, 12 घंटे से भी ज्यादा का वक्त हो चुका है जब लगातार तलाश की जा रही है। टीमें तमाम गठित की गई हैं, लेकिन अभी तक तेंदुए का पता नहीं चल पाया है। वहीं सोसाइटी के लोगों में डर का माहौल है। जी ऋतु, बिल्कुल। देखिए, अभी हम उसी सोसाइटी अजनारा ली गार्डन के बाहर इस वक्त मौजूद हैं जहां पर जो है तेंदुआ दिखाई दिया था। आप ठीक पीछे की तस्वीरों में देखेंगे तो वन विभाग की टीम के द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है कि किसी भी तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाए। आप देख रही होंगी कि ये अंडर कंस्ट्रक्शन वही साइट है जहाँ पर तेंदुआ दिखाई दिया था। आप तस्वीरों में देखेंगे कि देखिए किस तरीके से यहाँ पर जाल लगाया गया है। वन विभाग के लोग हैं, काम कर रहे हैं, लगातार पिंजरे लगाए गए हैं। वहीं अगर हम बात करें जो ये साइट है अंडर कंस्ट्रक्शन वाली साइट, इसके अंदर एक बेसमेंट है। आप तस्वीरों में देख रही होंगी जो ये बहुमंजिला इमारतें हैं अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, और जो सामने वाली आपको इमारत नजर आ रही है उसमें लोग अपने आशियानों में रहते हैं। और जो इसका बेसमेंट है वो दोनों आपस के टावर्स को जोड़ता है, जिसकी वजह से देखिए वहाँ पर रहने वाले रेजिडेंट्स को भी काफ़ी समस्याएं हो रही है। लोग डरे और सहमे हुए हैं। वहीं अगर हम बात करें, वन विभाग के अधिकारी लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं। लगातार देखिए सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं। वहीं अगर हम कुछ लोगों की माने तो जो आप ये एरिया देख रही हैं ये सीधा ऊपर बेसमेंट के ऊपर जाता है। कुछ लोगों का कहना है कि कल रात में यहाँ पर जो है तेंदुआ देखा गया था, लेकिन जो डीएफओ है उनका साफ तौर पर यही कहना है कि हाँ, किसी गार्ड्स ने देखा जरूर था, लेकिन कोई भी फुटप्रिंट उन्हें नजर नहीं आया है। तो देखिए किस तरीके से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। कई टीमें यहाँ पर काम कर रही है, लेकिन आप तस्वीरों में देख रही होंगी कि अंडर कंस्ट्रक्शन साइट है, जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि देखिए 24 घंटे से ज़्यादा का समय हो चुका है, उसके बाद भी यहाँ पर जो तेंदुए को नहीं पकड़ा गया है। आप तस्वीरों में देखेंगी तो जगह जगह यहाँ पर उन्होंने पिंजरे भी लगाए हैं ताकि किसी तरीके से वो पिंजरे में आ सके। वहीं अंदर जो बेसमेंट है उसके अंदर देखिए जाल के अंदर बकरियां भी वहां पर खड़ी की गई हैं ताकि वो अपना शिकार समझकर तेंदुआ वहां पर आए। लेकिन अभी जितनी भी कोशिश है वो नाकाम चल रही है, क्योंकि अभी भी तेंदुआ रेस्क्यू से बाहर है। लेकिन लगातार जो है 7 टीमें काम कर रही हैं। लगातार आज कैमरे भी लगाए जा रहे हैं, क्योंकि कल रात में ऐसा दृश्य दिखाई दिया था कि तेंदुआ बाहर तक आया हो। लेकिन यहाँ पर जो आसपास में डॉग्स थे देखिए उनका भी रेस्क्यू करके उनको बाहर निकाला गया है, क्योंकि जो तेंदुआ है उन कुत्तों को अपना निवाला बनाता हुआ नजर आ रहा है। और देखिए रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है।
रहा है। डीएफओ का कहना है कि जल्दी वो रेस्क्यू जो है तेंदुए का कर लिया जाएगा। जी, इसके साथ ही लगातार प्रिया वहाँ पर जो टीम मौजूद है, देखिए 12 से ज़्यादा टीमें लगाई गई हैं, उन टीमों के द्वारा किस तरह का पूरा ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, कहाँ कहाँ नज़र रखी जा रही है और टीम के द्वारा क्या कुछ कहा जा रहा है? जी रितु, बिल्कुल देखिए जो टीम है उनका साफ तौर पर यही कहना है कि अंडर कंस्ट्रक्शन साइट है तो बहुत ज़्यादा चैलेंजेस यहाँ पर हैं। अगर आप तस्वीरों में देखेंगी तो देखिए अंडर कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं, आपको सामने वो टीम के कुछ लोग नज़र आ रहे होंगे क्योंकि जगह जगह कैमरे लगाए जा रहे हैं, क्योंकि देखिए कोई भी मूवमेंट उसकी देखी नहीं गई है जिसकी वजह से काफ़ी समस्याएं हो रही हैं। देखिए अंडर कंस्ट्रक्शन साइट है, आप तस्वीरों में देखेंगी तो अंदर बेसमेंट में लाइट्स भी लगाई जा रही है ताकि उसकी कोई भी एक झलक दिखे तो उसका रेस्क्यू किया जाए, क्योंकि देखिए ना तो अभी कहीं पर फुटप्रिंट्स उसके नज़र आ रहे हैं, ना ही वो खुद नज़र आया है। देखिए जिस तरीके से कल कहा गया कि हाँ इसकी विजिबिलिटी कुछ नजर आई थी तेंदुए के, लेकिन फुटप्रिंट नजर नहीं आए, तो उसके बाद देखिए टीम और अलर्ट होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि देखिए रात का समय होने वाला है तो जगह जगह बेसमेंट्स में लाइट लगाई जा रही है, ड्रोन कैमरों से भी चेक किया जा रहा है। वहीं अगर हम बात करें तो सीसीटीवी कैमरे जो हैं बहुत ज़्यादा यहाँ पर अलग अलग पॉइंट्स पर लगाए जा रहे हैं ताकि किसी भी तरीके से जो तेंदुओं का रेस्क्यू किया जा सके। टीमें लगातार काम कर रही हैं और देखिए 24 घंटे से ज़्यादा का समय हो गया है, लेकिन लेपर्ड अभी भी जो है उसका रेस्क्यू नहीं हो पाया और टीमें लगातार काम कर रही हैं। जी प्रिया, इसके साथ ही देखिए आसपास सोसाइटीज़ भी है जहां पर लोग रह रहे हैं, अलर्ट लगातार जारी किया जा रहा है कि आप अलर्ट रहे, सावधान रखें, सावधानी बरतें। अभी क्या कुछ सोसाइटी के लोग कह रहे हैं, कितना डर उनमें देखने को मिल रहा है और जिस तरह से ये रेस्क्यू चल रहा है उनको लेकर क्या कुछ निर्देश दिए गए हैं कि आपको कब बाहर निकलना है, किस तरह से एहतियातन रखना है? जी रितु, बिल्कुल देखिए जो यहाँ पर रहने वाले अजनारा ली गार्डन के जो निवासी हैं वो लगातार डरे और सहमे हुए हैं। लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं क्योंकि अंडर कंस्ट्रक्शन जो साइट है और जिस सोसाइटी में निवासी रह रहे हैं उनका बेसमेंट आपस में मिलता है। तो देखिए सोसाइटी निवासी खुद ही बहुत डर गए हैं, नीचे पार्क तक एरिया में नहीं आ रहे हैं, अपने बच्चों को स्कूल भेजने में डर रहे हैं, क्योंकि देखिए एक छोटा सा हमला किसी के लिए जनहानि हो सकता है। लगातार लोग सहमे हुए हैं देखिए, लेकिन टीमें भी प्रयास कर रही हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा मुश्किलें टीमों को हो रही हैं, क्योंकि देखिए जिस तरीके से कंस्ट्रक्शन की साइट है, अंडर कंस्ट्रक्शन ये साइट है, 14-15 मंजिला ये इमारतें बनी हुई है। देखिए कहाँ पर वो छिपा हुआ है कोई भी तस्वीर साफ नहीं आ रही, क्योंकि देखिए फ्लैट्स लगातार बने हुए हैं, बेसमेंट है, कहाँ वो गया अभी तक कोई भी तस्वीर साफ नहीं हो पा रही। लेकिन देखिए जिस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, ड्रोन कैमरों से निगरानी की जा रही है, वहीं अगर हम बात करें सीसीटीवी फुटेज लगातार और भी बढ़ाए जा रहे हैं, अलग अलग कैमरे लगाए जा रहे हैं, बेसमेंट्स में आज लाइट लगाई गई है, तो शायद आज रात में उसका रेस्क्यू होता हुआ नजर आया। और अगर रेस्क्यू हो जाता है तो एक राहत भरी खबर होगी, क्योंकि लगातार देखिए सोसाइटी निवासी डरे हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल प्रिया, और देखिए डर होना जायज़ भी है और लगातार तमाम एहतियात बरतने की बात भी कही जा रही है। प्रिया, एक बार तस्वीरें फिर से दिखा दे एक बार कि किस तरह टीम तैयारी कर रही है और लगातार ये तैयारियां पिछले 24 घंटे से भी ज़्यादा से की जा रही है। जाल लगाया गया है वहाँ पर, किस तरह से बिछाया गया, आप तस्वीरें एक बार दिखाएं। हाँ जी रितु, बिल्कुल आप पीछे की तस्वीरों में देखेंगी तो आपको देखिए टीम के अधिकारी खुद मौजूद नजर आएंगे। देखिए अंडर कंस्ट्रक्शन साइट है जहां पर आप देखेंगी शुरू में एक टेम्परेरी गेट लगा हुआ है। अधिकारी हैं जो टीम के यहां पर खड़े हुए हैं, लगातार कंस्ट्रक्शंस का ये साइट थी। वहां देखिए अलग अलग पॉइंट्स पर आप तस्वीरों में देखेंगी तो ये वन विभाग के अधिकारी हैं जो अलग अलग जाकर अपने प्रिकॉशंस लेकर अंदर साइट के अंदर जा रहे हैं, चेक कर रहे हैं, कैमरे लगा रहे हैं, जाल बिछाए जा रहे हैं। देखिए पिंजरा भी यहाँ पर है जिसमें कोशिश की जा रही है कि उसको उसका खाना दिया जाए तो वो किसी तरीके से गिरफ्त में आए। एनिमल एम्बुलेंस यहाँ पर है। वहीं अगर हम बात करें अंडर कंस्ट्रक्शन साइट में जो डॉग्स थे, देखिए उन डॉग्स को भी यहाँ से निकाला गया है। और देखिए लगातार पूरी जो ये सोसाइटी है इसको पूरे तरीके से कवर कर लिया गया है, अलग अलग पॉइंट्स पर कैमरे भी लगाए जा रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार देखिए चल रहा है, 24 घंटे से ज़्यादा का समय हो गया है, फिर भी रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। ड्रोन कैमरों से भी चेक किया जा रहा है, लेकिन अभी कुछ भी उसका नज़र नहीं आया है, कोई भी पॉइंट, कोई भी क्लू यहाँ पर नहीं मिला है और लगातार रेस्क्यू किया जा रहा है। और देखिए अब कयास लगाए जा रहे हैं कि जिस तरीके से लगातार सीसीटीवी बहुत ज़्यादा नहीं आ पाई थी फुटेज, आज जो कैमरों की संख्या बढ़ाई गई है तो उसमें शायद कुछ नजर आए। बेसमेंट्स में लाइट लगाई गई है, तो लगातार इंतजाम किए जा रहे हैं, क्योंकि देखिए आसपास के क्षेत्र में जो डॉग्स थे, क्योंकि उनको वो अपना निवाला बनाता हुआ नजर आ रहा था, उन डॉग्स को इन साइट्स पर से हटाया गया है। और देखिए नीचे भी बेसमेंट में जाल लगाया गया है, उसमें बकरियां उसके खाने के लिए छोड़ी गई हैं ताकि किसी भी तरीके से अगर उसको भूख लगे तो अपने निवाले की तरफ वो आता हुआ नजर आए। अब देखना होगा कि आज रात में क्या उसका रेस्क्यू हो पाता है या नहीं। जी रितु, ठीक है, बहुत शुक्रिया प्रिया इन तमाम
तमाम जानकारियों को देने के लिए। और आपको तस्वीरें भी लगातार दिखा रहे थे कि किस तरह से वहां पर जाल बिछाया गया है और लगातार प्रयास है कि तेंदुआ गिरफ्त में आए, उसका रेस्क्यू किया जा सके। अब खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात ग्रेटर नोएडा की करेंगे, जहां पर पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह की बड़ी कार्रवाई। थाना इकोटेक तृतीय के अंतर्गत NBW के वांछित अभियुक्त राजीव हिरासत से फरार मामला। लापरवाही बरतने पर लक्ष्मी सिंह का एक्शन। कार्य में लापरवाही बरतने पर उप निरीक्षक कुलदीप कुमार मनोज राठी निलंबित हुए हैं। तो आरक्षी सत्येंद्र कुमार, आरक्षी गौरव और महिला आरक्षी ऋतिका को भी निलंबित किया गया है। थाना प्रभारी हाईटेक तृतीय पवन कुमार को भी निलंबित किया गया है। फरार अभियुक्त राजीव की गिरफ्तारी के लिए 3 टीमें गठित की गई हैं। 3 में एक मुकदमा अपराध संख्या 185/2016, उसमें एक मुल्जिम राजीव उर्फ राका के विरुद्ध कोर्ट ने एक NBW जारी किया गया था। इस NBW नॉन अवेलेबल वारंट के अंतर्गत उस मुल्जिम को कल 4 जनवरी 2023 को थाने पर लाया गया था और इसमें वो कुछ समय बाद पुलिस अभिरक्षा से फरार हो गया है। इस पूरे प्रकरण में अभियोग पंजीकृत किया जा चुका है तथा जो लापरवाही पुलिसकर्मी थे उनके खिलाफ विस्तृत जांच रिपोर्ट इसमें प्रेषित करी जा रही है और अग्रिम दंडात्मक कार्रवाई इसमें करी जाएगी। थाना चलिए, 4 के चक्रव्यूह में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।